हेलो साथियों, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग जियोग्राफी का स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए, जियोग्राफी का चैप्टर बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अभी हम बताएंगे मेनली जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ाया जाता है। लेकिन हम लोग मेन चीज़ें कवर करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स, ज़्यादा क्वेश्चन को हम आंसर दे पाएँ। देखिए, जियोग्राफी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, पहले होता है एस्ट्रोनॉमी, और इसमें एक एस्ट्रोलॉजी भी होता है। हो गया दूसरा। जियोलॉजी होता है तीसरा। टोपोग्राफी चौथे नंबर पे आता है आपका जियोग्राफी। कितनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए इसके बारे में हम लोग हिंदी में जान लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष विज्ञान। एस्ट्रोलॉजी कहते हैं ज्योतिष विज्ञान। उसके बाद जियोलॉजी देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। अच्छा, आप लोग सुने हैं पृथ्वी गोल है, पृथ्वी नारंगी के आकार के समान है, या पृथ्वी भूगोल बना इसी से है कि भूगोल यानी पृथ्वी गोल है। क्या ये बात सत्य है? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा सत्य हो तो आप लोग दिमाग लगाइए। इस पृथ्वी पर हिमालय पर्वत की ऊंचाई जो है कितना है? 8,850 मीटर है। अब सोचिए, अगर कोई गोल वस्तु है और उस पर 8,850 मीटर ऊंचाई तक की कोई वस्तु है, कोई सामान है, तो गोल कैसे हो सकता है? या कह सकते हैं बहुत सारे पर्वत हैं, ऐसे है नहीं सिर्फ हिमालय है, पूरे पृथ्वी पर बहुत जगह जगह बहुत सारे पर्वत हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी गोल है? नहीं कह सकते हैं। पृथ्वी जियोड के आकार की। जियोड क्या होता है? देखिए, अगर हम लोग आकृति बनाए, कहीं पर पचकी है, कहीं पर उभरी है, इसे जियोड बोलते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है जियोड। अब हम एक मानक मान लेते हैं, कुछ कहीं पर नीचे है, कहीं पर ऊपर है, कहीं पर नीचे, कहीं पर ऊपर है, तब इसको हम एक औसत मान लेते हैं। कहते भैया न तो नीचे रहेगा न तो ऊपर रहेगा, चलो हम 20 से ही ले लेते हैं, 20 से ही ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, न तो नीचे लेंगे न तो ऊपर 20 से ही मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आपको देखने पर मिला कि कुछ राउंड सा आकार बन गया। इसको लोग बोलते हैं नारंगी के आकार का है। ये हो गया जियोड, इसको बोलते हैं जियोड। इसी से बना है जियोलॉजी। जब इसको हम खोल करके अंदर घुसेंगे तो हमें पृथ्वी की बनावट, पृथ्वी की संरचना के बारे में पता चलेगा। पृथ्वी किन किन पदार्थों से, किन किन मटेरियल से बनी है। तो जब हम पृथ्वी के अंदर घुस करके उसकी जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो उसे कहा जाता है भूगर्भ विज्ञान, यानी अंग्रेजी में कहते हैं जियोलॉजी। इसको कहते हैं भूगर्भ, यानी पृथ्वी के गर्भ में जा करके, यानी पृथ्वी के अंतर में जा करके हम उसका स्ट्रक्चर पता करते हैं कि इसमें क्या क्या वस्तुएं हैं। इसे कहते हैं भूगर्भ विज्ञान। अब है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में क्या है? ये सिर्फ पृथ्वी के स्थल पर, पृथ्वी पर क्या क्या है, जैसे पहाड़ है, नदियां हैं, झरने हैं, वनस्पतियां हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है टोपोग्राफी में। इसको कहते हैं स्थलाकृति विज्ञान। ठीक है, अंत में आपका आता है जियोग्राफी, जिसे हम लोग मूलतः कहते हैं भूगोल। भूगोल यानी पृथ्वी गोल, जो कि है नहीं। भूगोल मतलब होता है पृथ्वी गोल, जो कि है नहीं, मतलब गोल नहीं है। तो हम लोग जो है कुछ वीडियो में मिला करके मेन टॉपिक पर इसमें कवर करेंगे, और ये आपका इस तरह से अध्ययन किया जाएगा बारी बारी से। तो अंतरिक्ष क्या होता है? हम खुले आसमान के नीचे खड़े हैं और रात्रि के समय एकदम साफ आसमान है, तारे दिख रहे हैं। हम अपनी नजर उठा करके ऊपर देखते हैं, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है सब कुछ अंतरिक्ष है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है सब कुछ
अंतरिक्ष है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें उत्सुकता बनती है कि तारे क्या हैं, चंद्रमा क्या है, ये सब कैसे बनते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार से। स्टार मतलब तारा। देखिए, तारा के लिए 2 कंडीशन होना आवश्यक है। हम उसे ही तारा कह सकते हैं जिसके पास हीट हो। हीट मतलब क्या होता है? ऊष्मा। और लाइट हो, यानी प्रकाश। हम उन्हें तारा कह सकते हैं जिनके पास अपना हीट हो, यानी ऊष्मा हो, और अपना प्रकाश हो। ठीक है। अब जैसे हम ऊपर आसमान में सर उठा के देखते हैं तो तारे हमें जो दिख रहे हैं चमकते क्यों हैं? क्योंकि उनका अपना प्रकाश होता है। लेकिन चंद्रमा भी चमकता दिखाई पड़ता है। क्या चंद्रमा का भी प्रकाश होता है? नहीं, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। इसके पास अपनी ऊष्मा भी नहीं है। तो अब क्या देख लेते हैं हम लोग नजदीक में? सूर्य, सन। सन यानी सूर्य। सूर्य एक तारा है, क्योंकि सूर्य के पास एक मतलब सूर्य के पास अपना प्रकाश भी है और अपनी ऊष्मा भी है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि तारे का निर्माण कैसे होता है। तारे का निर्माण कैसे होता है? देखिए, अगर एस्ट्रोनॉमी में यानी अंतरिक्ष विज्ञान में अगर बात किया जाए थोड़े समय की, यानी समय के पश्चात, तो ये मत सोचिए कि 4-2 साल 10 साल बाद की बात की जा रही है। करोड़ों साल बाद की बात की जाती है। एस्ट्रोनॉमी में जब की जाए कि धीरे धीरे यानी कुछ वर्षों के पश्चात ये प्रक्रिया हुई, इसका मतलब करोड़ों वर्षों के पश्चात हुई। इसमें सोच लीजिए। तो पहले क्या होता है? विरल गैसें होती हैं। विरल गैसें, विरल मतलब सघन नहीं होती हैं, विरल होती हैं। ठीक है। विरल गैस है। विरल गैसें जब ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, जब दूसरे के करीब आ जाती हैं तो और सघन हो जाती हैं। सघन हो जाती हैं तब इनका बदला हुआ रूप जो होता है अपेक्षाकृत पहले से छोटे हो जाएंगे, और इनकी गैसों के जो अणु हैं वो और पास हो जाएंगे, क्योंकि संकेंद्रीय बल के कारण, और इनके गैसों के अणु और पास हो जाते हैं। हम इसमें सूर्य को केंद्र मान करके सूर्य को सामने रख करके इसका अध्ययन कर रहे हैं, तारा क्या है। ठीक है। इसे मान लेते हैं तारे का ही, सूर्य का ही निर्माण हो रहा है धीरे धीरे। तो इससे जो विरल गैसें हैं, इसके बाद जब गैसों के अणु परस्पर संकेंद्रित हो जाते हैं तब इनको कहते हैं निहारिका। क्या कहते हैं? निहारिका। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेबुला। नेबुला इसे कहते हैं निहारिका। अब देखिए, जो भी तारे होते हैं वे दहन कैसे करते हैं, उनमें ज्वाला कैसे जलती रहती है, क्योंकि इसमें होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ है, और हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट होता है हीलियम में। ठीक है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के एक हीलियम का परमाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु नाभिक मिलकर के एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन नहीं कहते हैं। प्रश्न ऐसे क्लियर हो जाता है। नाभिकीय संलयन यानी एक प्रश्न यही से तैयार हो जाता है कि जो सूर्य हमें प्रकाश देता है या सूर्य हमें ऊष्मा देता है, उसमें जो है कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से? तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से, ना कि नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन। विखंडन में नाभिक टूटते हैं और संलयन में नाभिक जुड़ते हैं, यानी हाइड्रोजन के 2 छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़े हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया के बाद जो है तब जो है तारे का निर्माण हो जाता है।
निहारिका के बाद जो है तारे का निर्माण हो जाता है। ये हो गया मान लीजिए आपका सन। ठीक है, यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। देखिए हमने यहाँ पर कुछ कम बना दिया, बेल गैस में थोड़ा बड़ा था, निहारिका थोड़ा और बड़ी बना दी हमने। इसके बाद जब परिणाम स्वरूप कोई तारा बना, मान लीजिए सूरज बना, तो अपेक्षाकृत और कम हो जाए, क्योंकि इसके जो गैसों के अणु है और पास पास आ जाते हैं, उनमें किसी वजह से आग लगती है, तभी जो है वे जलना शुरू करते हैं। ईंधन है ये। अच्छा, एक प्रश्न और उठता है कि जो तारों में ईंधन होते हुए किस फॉर्म में होते हैं, यानी तारों के ईंधन, तारों के ईंधन किस रूप में होते हैं, किस रूप में होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। ये तीनों ही फॉर्म में नहीं होते हैं। होता है किस फॉर्म में? प्लाज्मा। किस फॉर्म में होता है? प्लाज्मा। प्रश्न पूछा गया हुआ है कि जो तारों में ईंधन होते हैं जैसे, वे किस रूप में होते हैं, तब प्रश्न का उत्तर रहेगा कि वे सभी जो है प्लाज्मा के रूप में होते हैं, ना कि ठोस, ना ही द्रव, ना ही गैस। पदार्थ का एक और रूप होता है प्लाज्मा, जिसको हम नहीं कह सकते कि ये क्या है, ठोस है कि द्रव है। जैसे मान लीजिए बहुत गाढ़ा, जैसे हम लोग गांव में बना रहे होते हैं गुड़। गुड़ जब बनता है कैसे रहता है बताइए? ना तो ठोस रहता है, ना तो पूरी तरह से उसको द्रव कह सकते हैं। तो इस आकृति को, इस स्वरूप कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है। हाँ, अब ये प्रश्न पूछता है कि कौन सी गैसें होती हैं, तो तारों में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती है। ठीक है, चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, अगर कोई चीज है, अगर उसका ईंधन हमेशा जलता रहेगा, तो एक अवधि ऐसी आएगी कि जो मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ईंधन। ठीक है। अब उसी तरह से तारों में जो हाइड्रोजन है वो खत्म हो जाएगा, पूरा जल जाएगा, तब उसका आकार थोड़ा बढ़ जाता है, और इसे कहते हैं, तारे को कहते हैं लाल दानव। ये लाल रंग का हो जाता है, लाल दानव। अभी आपके रसोई गैस का जो है, जब गैस खत्म हो जाता है, एलपीजी सिलेंडर गैस खत्म हो जाता है, तो लाल रंग का जलने लगता है। हम लोग समझ जाते हैं, गृहिणियां समझ जाती हैं कि गैस खत्म होने वाला है। उसी तरह से किसी तारे का जब ईंधन खत्म हो जाता है तो उसका रंग बदल जाता है और वो आकार में बड़ा हो जाता है, तो लाल रंग का चूंकि हो जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया लाल दानव। लेकिन अभी पूरी तरह से ये खत्म नहीं हुआ होता है। ठीक है, पूरी तरह से खत्म नहीं होता। लगभग 90% जो इसका ज्वलनशील पदार्थ यानी हाइड्रोजन है वो खत्म हो गया होता है, तो वो हो जाता है लाल दानव। अब उसके पश्चात ये दो स्वरूप में बढ़ सकता है। पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये जो तारा है यह छोटा है कि बड़ा है। और जब छोटे या बड़े की बात आती है तो किसी चीज से तुलना करने पर ही पता चलता है कि छोटा है या बड़ा है। जैसे मान लीजिए किसी गांव में सभी के सभी बौने हों, सिर्फ 2 फुट हाइट हो, तो कोई एक दूसरे को नहीं कह सकता कि तुम छोटे हो, क्योंकि सभी लोग वैसे हैं। अब वहीं पर कोई 10 आदमी ऐसे आ जाए जो बड़े हैं उनसे, तब कहेंगे कि ये जो है उन 10 से छोटे हैं। यानी छोटा बड़ा का अध्ययन किया जाता है किसी की तुलना करने पर। तो इन तारों की तुलना में हम जो है सूर्य को लेते हैं। मान लीजिए सूर्य रहा होगा, क्योंकि सूर्य भी 5 अरब साल हो गया है, और 5 अरब साल बाद जो है ये लाल दानव बन जाएगा, इसका भी ईंधन खत्म हो जाएगा। तो अगर सूर्य से छोटे हैं, अगर सूर्य से छोटा है या सूर्य के बराबर है, तो ये कहाँ जाएगा? ये इधर जाएगा, ये बनेगा श्वेत वामन। श्वेत वामन मतलब होता है, कह सकते हैं व्हाइट ड्वार्फ। श्वेत वामन को अंग्रेजी में कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब होता है बौना, वामन मतलब बौना। श्वेत वामन हो जाएगा। श्वेत वामन को ही कहते हैं जीवाश्म तारा, क्योंकि अभी इसमें जीव बचा हुआ है, थोड़ा सा जीव बचा हुआ है, जीवाश्म तारा। इसमें थोड़ी सी जान बची हुई होती है, इसीलिए इसको जीवाश्म तारा कहते हैं। लेकिन जब बिल्कुल ही इसका खत्म हो जाता है, ईंधन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है,
तो बन जाता है काला वामन। यानी यहीं पर ये आखिरी बार दिखाई देता है, बस उसके बाद दिखाई नहीं देगा। तब बन जाएगा जब काला वामन, तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, वो बन जाता है काला वामन। लेकिन ये उस तारे की स्थिति होगी जो तारा सूर्य के बराबर है अथवा सूर्य से छोटा है। तो अब सूर्य से बड़ा है तब क्या होगा, अगर तारे सूर्य से बड़े हैं तब क्या होगा, तब होगा ये कि वो बदलेंगे अभिनव तारा में। देखिए, ये नहीं कि कोई एक तारा है वो दोनों रूप में हो सकता है, नहीं। अगर वो सूर्य के जितना बड़ा है या सूर्य से छोटा है तो वो बदलेगा श्वेत वामन में, इसका ईंधन खत्म हो जाने पर। अब पूरी तरह से भी एकदम निचोड़ लिया जाएगा, पूरी तरह से ईंधन खत्म हो जाएगा तो वो काले रंग में हो जाएगा, उसे काला वामन कहते हैं, यानी ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न एक आता है कि जीवाश्म तारा किसे कहते हैं। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में। तो सीधी सी बात है, श्वेत वामन तारे को क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं, क्योंकि अभी उसमें थोड़ी सी जान बाकी है। ठीक है, अब अगर वो तारे सूर्य से बड़े हैं, इसको हम पढ़ाएंगे अभी 1.44 गुना, ये चंद्रशेखर सीमा मानी गई इसको। चंद्रशेखर सीमा क्या है अभी इसको भी बताएंगे। चंद्रशेखर सीमा हमारे देश के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। उन्होंने यह खोज की, यह पता लगाया कि जो तारे सूर्य की अपेक्षा 1.44 अर्थात 1.5 गुना, लगभग 1.5 गुना बड़े होते हैं, वे लाल दानव की स्थिति के पश्चात अभिनव तारा बदलते हैं। अभिनव तारा को कहते हैं विस्फोटक तारा। समझ में आई बात, अभिनव तारा को क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा। तब ये जब विस्फोट करता है तो इन चारों में से न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल, इन चारों में से किसी एक रूप में जाएंगे। अभी नहीं कि हमने चारों लिख दिया तो चारों में आ जाएंगे, नहीं, इसमें से किसी एक में जाएंगे। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा उसके अंदर एनर्जी कितनी थी, ऊर्जा कितनी थी। है कि जो तारे सूर्य से 1.44 यानी लगभग 1.5 गुना बड़े रहेंगे वे बनेंगे अभिनव तारा। अभिनव तारा बनने के पश्चात वे इन चारों में से न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल, इन चारों में से किसी एक तारे में कन्वर्ट होंगे। ये नहीं कि चारों में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं, किसी एक तारे में कन्वर्ट होंगे। ये किस पर डिपेंड करेगा, उसके अंदर कितनी एनर्जी शेष रहती है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, न्यूट्रल रहते हैं, उसे न्यूट्रॉन तारे कहते हैं। पल्सर, क्वेसर, पल्सर बहुत तेजी से गति करते हैं, ये इनकी जो घूर्णन होती है, पल्सर और क्वेसर दोनों, इनका जो घूर्णन है, घूर्णन बहुत तेज होता है, बहुत तीव्र होता है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है, देखिए, कोई भी वस्तु है अगर उसको बहुत ज्यादा संपीड्य करके, उसको बहुत ज्यादा दबा करके एकदम उसको सघन बना दिया जाए, उनके कणों को इतना ठोस कर दिया जाए तो उसमें से लाइट तक भी पास ना हो सके, कोई किरण नहीं उसमें से जा सके, एकदम मतलब कह सकते हैं इतना ज्यादा घना हो जाएगा कि उसको सोच नहीं सकते आप लोग, यानी उसका वजन ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है अगर ब्लैक होल से 1 चम्मच मिट्टी निकाल दी जाए तो वो हमारे पृथ्वी के 30 हाथियों के बराबर उसका वजन होगा। यानी इसका जो, इसमें जो कण होंगे वे कण इतने सघन हो जाते हैं, इतने घने हो जाते हैं कि उनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो जाता है, उनका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लोहे की चौकी है, लोहे की चौकी है, बड़ी रहे, उसमें सब कुछ लोहे का है, बड़ा है, वजन है, लेकिन अगर उसी को एकदम पूरा पिघला करके कुछ इस तरह से बना दिया जाए, एकदम पूरा मड़ोर करके, एकदम दबा करके, उसमें ऐसा इतना ज्यादा हो जाए कि उसमें से प्रकाश भी आर पार ना जा सके, तब वो उसका वजन एकदम और भी बढ़ जाता है। ठीक है, उसका वजन और भी बढ़ जाता है। जैसे आप लोग देखेंगे 50 किलो का बाट होता है, जिसको बटखरा बोलते हैं सामान्य भाषा में, बाट होता है 50 किलो का, वो ज्यादा ही वजन होता है। लेकिन 50 किलो गोनी रहती है, लोग उसको जो है उठा लेते हैं आसानी से, भले कि वजन तो उतना ही रहता है लेकिन ज्यादा संपीड करके छोटा कर दिया जाता है, इसलिए वजन, जिससे उसका ऐसा लगता है कि भार बढ़ गया है। तो उसके बारे में कहा जाता है कि ब्लैक होल के जो तारे होते हैं उसकी 1 ग्राम
1 चम्मच मिट्टी हमारे पृथ्वी पर 30 हाथियों के वजन के बराबर होती है। यानी अगर ये ब्लैक होल किसी अन्य प्लेनेट से, किसी अन्य ग्रह से अगर टकराया जाए तो क्या होगा सोचिए। तो होगा कुछ नहीं, जो ब्लैक होल है उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इतना सघन है, उस पर मिसाइल भी नहीं काम करेगी, कोई परमाणु बम नहीं असर करेगा। जिस ग्रह से टकराएगा उसके बीचों बीच से चिड़ता हुआ निकल जाएगा। अगर मान लीजिए ब्लैक होल कोई टकरा जाए हमारी पृथ्वी से, तो उसके बीचों बीच से अंदर होकर के निकल जाएगा। अब निकलेगा तो क्या, अंदर से ज्वालामुखी, उद्गार, बहुत तबाही, यानी पृथ्वी का तुरंत विनाश हो जाएगा। यानी ब्लैक होल इतना खतरनाक होता है। ठीक है, अभी हाल ही में ब्लैक होल पर रिसर्च करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, आप लोग, मुझे उम्मीद है कि तारों के बारे में समझ गए होंगे, तारे कैसे बनते हैं और कैसे उनकी अंतिम क्रिया हो जाती है, यानी तारों का जन्म, फिर उनका अंतिम संस्कार कैसे हो जाता है। फिर से एक बार जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं। निहारिका से तारे का निर्माण होता है। जब तारों में 90% जो है ऊर्जा, यानी 90% जो है दहन शक्ति खत्म हो जाती है, 10% बचती है, तो इसका कुछ आकार बढ़ जाता है और ये लाल रंग का हो जाता है, तो उसे हम लाल दानव कहते हैं। ठीक है, अब लाल दानव, इसके बाद जो है 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। अगर वह तारा सूर्य से बड़ा है, लगभग 1.5 गुना, 1.44 गुना बड़ा है, जिसको चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, तब वह अभिनव तारा में बदल जाएगा। अगर सूर्य से बराबर या सूर्य से छोटा है तो वह श्वेत वामन में बदल जाएगा। श्वेत वामन में बदलता है तो उसका एक और नाम दिया जाता है जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा का मतलब होता है कि अभी भी उसमें जान बाकी है, जीवाश्म मतलब वही होता है। इसके बाद जब पूरी तरह से इसका ईंधन खत्म हो जाता है, तब उस जो है काला वामन बन जाता है, जिसको बोलते हैं ब्लैक ड्वार्फ। यानी तारा आखिरी रूप में चमकता है, श्वेत वामन जब आता है तब उसकी आखिरी स्टेज है, आखिरी स्थिति है। जैसे वह काला वामन बन जाएगा हमें दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि अब उसमें कुछ है ही नहीं, तो हमारी आंखें प्रकाश को ही देख पाती हैं। अगर पूरा अंधकार हो जाएगा तो देख पाएंगे हम लोग? नहीं देख पाएंगे। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन में। अगर वह तारा सूर्य से लगभग 1.44 गुना बड़ा है, तब वह बनेगा अभिनव तारा में। अभिनव तारा जो है विस्फोटक तारा कहलाता है। अब विस्फोटक तारे को जब ये टूटता है तो इसमें 4 प्रकार के संभावनाएं पाई जाती हैं। वो 4 प्रकार के संभव में जो है टूट सकते हैं। पहला न्यूट्रॉन तारा, दूसरा पल्सर, तीसरा क्वेसर, चौथा ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारे में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। पल्सर और क्वेसर ऐसे तारे बनते हैं जिनकी घूर्णन गति बहुत ही तीव्र हो जाती है। ब्लैक होल हमने बता दिया आप लोगों को। ब्लैक होल क्या होता है? जब इसमें से मौजूद सभी कणों को एकदम संपीड्य होकर के ऑटोमेटिक जो है ग्रेविटी के कारण एकदम सघन हो जाते हैं, इतना अधिक ठोस हो जाते हैं कि उससे प्रकाश भी ना जा सकता है, और ये काले रंग बदल जाता है, इसे इसलिए ब्लैक होल कहते हैं। ये बहुत ही, इसका जो है द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। तो आई होप कि आप तारों के उत्पत्ति से लेकर तारों के मतलब विनाश तक जो है अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इनसे जो प्रश्न बनते हैं उनका उत्तर देने में हम सफल हो पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।